हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। बी एजुकेटेड बी एम्पावर्ड। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शाह परमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ईवीएस टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट 2021 की। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अंकित शाह के नाम से आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और उसके बाद आप अनअकैडमी पर मेरी फ्री लाइव क्लासेस को भी एंजॉय कर सकते हैं। फ्री लाइव क्लासेस को एंजॉय करने के लिए अनलॉक कोड यूज़ कीजिए अंकित 2021। इस कोड को इस्तेमाल करने के बाद अनअकैडमी पर आप सभी विषयों की फ्री लाइव क्लास ले पाएंगे। प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आज ही मुझे फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों अनअकैडमी पर बेसिकली दो तरह की क्लासेस अवेलेबल हैं, फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस। फ्री क्लासेस में आपको मिलती हैं एमसीक्यू क्लासेस जो कि आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद फ्री में अटैम्प्ट कर सकते हैं। प्लस क्लासेस अटैम्प्ट करने के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होगी। प्लस सब्सक्रिप्शन में मिल जाती है आपको एमसीक्यू प्लस थ्योरी क्लासेस और साथ में बैच भी मिल जाता है जहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारी क्लासेस मिल जाती हैं। कंप्लीट सिलेबस होता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं जो कि आपकी तैयारी को बनाते हैं और भी ज़्यादा मजबूत। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कुछ फीचर्स जो है प्लस सब्सक्रिप्शन पर मिलने वाले हैं जो कि है लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, फ्री टेस्ट सीरीज और हर हफ्ते वीकली मॉक टेस्ट। इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हैं जो कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कई सारे मित्र हमारे ऐसे होंगे जो यूपी टेट की परीक्षा देने वाले होंगे, लेकिन यूपी टेट के बाद जो असली पड़ाव है वो है सुपर टेट का एग्ज़ाम। जैसा कि आप सभी को पता है सुपर टेट के लिए एक कंप्लीट बैच कोर्स अनअकैडमी ने शुरू किया है 17 नवंबर से। तो अगर आप लोग भी सुपर टेट को टारगेट कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। इसमें आपको एसएसटी, कंप्यूटर संस्कृत, सीडीपी, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जीके, करंट अफेयर्स और ईवीएस जैसे सभी सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलरली देखने को मिल जाएंगी। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है मेरा कोड अंकित 2021। इस कोड को यूज़ करके आप फ्री लाइव क्लास, टेस्ट और क्विजेस को अनलॉक कर पाएंगे। साथ ही साथ आप प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट भी पा पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आपको याद होगा पार्ट 2 में हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन देखा था वो था फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है ये आप सभी को पता है, उत्तराखंड, चमोली जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था वन विकास विषय है राज्य या केंद्र या समवर्ती सूची का। बेसिकली सरकार के कामों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 सूचियां बनाई गई हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में वो विषय होते हैं जिसमें राज्य सरकार फैसला लेती है, कानून बनाती है। केंद्र सूची में वो विषय होते हैं जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है या फैसला लेती है। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिनमें मौजूद विषयों पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो देखते हैं वन विकास जो है किस सूची का विषय है। तो जी हाँ दोस्तों, तो वन विकास जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का ही होता है। समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 35 पर पढ़ते हैं। उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन के जनक कौन थे? म्यूटेशन के जनक कौन थे? उत्तर होगा डार्विन। बिल्कुल याद करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि म्यूटेशन के जनक कौन थे। तो म्यूटेशन के जनक थे डार्विन। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। जैविक मरुस्थल कहा गया है दामोदर नदी को। किस नदी को? जी हाँ दोस्तों, दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। ईंधन की शुद्धता की जांच के लिए किस संख्या का प्रयोग करते हैं? ईंधन कितना शुद्ध है इसकी जांच के लिए किस संख्या का उपयोग करते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, ईंधन की शुद्धता यानी जो आप पेट्रोल और डीजल जो है अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं उसकी शुद्धता को मापने की जो संख्या होती है वो होती है ऑक्टेन संख्या। क्या होती है? ऑक्टेन संख्या होती है। ऑक्टेन नंबर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल जो है ध्यान से पढ़िएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो सन 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। इसी के बाद जो है टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई सन 1973 में। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण कानून ये कब बनाया गया? जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण कानून, तो पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया सन 1986 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। वायु प्रदूषण संबंधित कानून कब बनाया गया? तो वायु प्रदूषण से संबंध कानून बनाया गया सन 1981 में। और वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया सन 1980 में। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण कानून 1986, वायु प्रदूषण संबंधित कानून 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसको मैं बता देता हूँ आपको कि ओजोन परत की मोटाई जो है किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है, आपकी उत्तर होगा डॉप्सन यूनिट। ठीक है, डॉप्सन यूनिट। अब अगर 200 डॉप्सन यूनिट से मोटाई कम होती है जिस जगह पर ओजोन परत की, उसको ही ओजोन में छेद की संज्ञा दी जाती है। यानी वहीं कहा जाता है कि ओजोन में जो है छिद्र हो गया है या ओजोन का क्षरण हो गया है, जहां पर 200 डॉप्सन यूनिट से भी ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 43। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर होगा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 44। ज्वारीय ऊर्जा के लिए यानी कि टाइडल एनर्जी जो है उसके लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो बेसिकली वो तट जहां पर ज्वार सबसे ज़्यादा आते हैं, वो तट जो है सबसे सर्वोत्तम होते हैं ज्वारीय ऊर्जा के लिए यानी कि टाइडल एनर्जी के लिए। और भारत में अगर देखा जाए कि ज्वारीय ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है, तो भारत में होगा गुजरात जो है सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम राज्य है ज्वारीय ऊर्जा के लिए। और इसके साथ साथ ही नमक उत्पादन के लिए भी सबसे सर्वोत्तम राज्य है गुजरात। क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं 45 की ओर। पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के लिए सर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो जी हाँ, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा इनके लिए सर्वोत्तम राज्य है भारत में राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर मौसम खुला रहता है, हवाएं तेज चलती हैं, सौर ऊर्जा जो है पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती है। इसलिए पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों के लिए उपयुक्त जो राज्य है भारत में वो है राजस्थान। यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के जनरेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये कहाँ पर स्थित है? ये बताना है आपको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM जो है मौजूद है भोपाल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47। नीरी कहाँ पर है स्थित? ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता रहा है। नीरी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FSI कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये है आपका देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FSI ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत स्टेज क्या है? आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों पर भारत स्टेज BS1 से लेकर BS4 और हाल ही में BS5 ये मानक जो है वाहनों को दिए गए हैं। तो BS1, BS2, BS4, BS5 ये किस चीज़ का मानक है? तो ये मानक है पर्यावरण प्रदूषण का। ठीक है, किसका मानक है? पर्यावरण प्रदूषण का मानक है। आपको याद होगा कि BS5 के लागू होने के बाद मारुति सुजुकी कंपनी की कई सारी डीजल गाड़ियां जो है उन्होंने जो डीजल इंजन था उसको बंद कर दिया भारत में लॉन्च करना, क्योंकि वो
इस प्रदूषण मानक को पूरा नहीं करता था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तर, पर्यावरण प्रदूषण का मानक, भारत स्टेज। क्वेश्चन नंबर 50, गिद्धों को किस रसायन से खतरा उत्पन्न हुआ? आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में गिद्धों की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। तो गिद्धों के लिए हानिकारक रसायन कौन सा था? तो गिद्धों के लिए रसायन जो हानिकारक है वो है डिक्नोफिनाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन होगा डिक्नोफिनाल। क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक तटरेखा वाला देश कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा या सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला देश कौन सा है? सबसे यूं तो भारत में भी एक लंबी तटरेखा है, लेकिन विश्व में सर्वाधिक बड़ी तटरेखा वाला देश है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 52, ओजोन परत में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्रुवों पर। शराब के सेवन से होने वाला रोग कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 53, शराब यानी अल्कोहल, इसके सेवन से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसके सेवन से जो रोग होता है वो कहलाता है सिरोसिस। क्या कहलाता है? सिरोसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा भाई। ठीक है, शराब के सेवन से होने वाला रोग होता है सिरोसिस। मूत्रालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ कहीं भी मूत्रालय होते हैं, सुलभ शौचालय होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है। तो इस दुर्गंध का कारण क्या होता है? इस दुर्गंध का कारण होता है वहाँ पर मौजूद अमोनिया। क्या होता है इसका कारण? इसका कारण होता है अमोनिया। इसके साथ साथ शौचालय में जो अप्रिय दुर्गंध आती है उसका कारण कौन सी गैस है? शौचालय में अप्रिय दुर्गंध का कारण कौन सी गैस है? तो उत्तर होगा H2S। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, 56 देखेंगे। हाइथीन क्या है? अब हाइथीन क्या है इसको जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे इस सीरीज के पार्ट 4 का। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आगे क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, और ये सारे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।